वेलकम यू ऑल। आज का लेक्चर का टॉपिक है सॉइल वाटर, मतलब मृदा जल। पहले हम जानेंगे कि मृदा जल है क्या। द टर्म सॉइल वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाटर फाउंड नेचुरली इन सॉइल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजर्वायर वाटर, मतलब जो भी जल मिट्टी में पाया जाता है उसको हम मृदा जल कहेंगे। और इसको और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी जल राइजोस्फीयर एयर यानी जो रूट जोन में होगा मिट्टी में, उसको हम कहेंगे मृदा जल। दूसरा है कि मृदा जल इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सॉइल वाटर की इम्पॉर्टेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या उनको अवेलेबल बनाने के लिए कि प्लांट उसका अपटेक कर सकें, मृदा जल बहुत ही आवश्यक है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे तभी प्लांट उन्हें अपटेक कर पाएगा, इसलिए सॉइल वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। क्लासिफिकेशन से पहले हमें जानना होगा कि मृदा का जो स्ट्रक्चर है मीन्स 50% में 45% क्या होगा, उसमें मिनरल एलिमेंट्स, 5% होगा ऑर्गेनिक मैटर और बाकी का जो 50% हुआ उसमें 25% होगा मृदा जल और 25% होगी मृदा वायु। तो क्लासिफिकेशन करेंगे एडिशन वाटर एंड कोहेजन वाटर। सबसे पहले जानेंगे एडिशन और कोहेजन है क्या। एडिशन में क्या होता है कि दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते हैं, और कोहेजन में होता है कि सेम मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे। अब एडिशन वाटर में क्या होगा, वाटर से क्या होगा, इसमें एडिशन वाटर में होगा जब वाटर का मॉलिक्यूल सॉइल के किसी भी कण से ज्वाइंट होगा तो उसको एडिशन वाटर कहेंगे। और कोहेजन वाटर होगा जब वाटर मॉलिक्यूल से ही ज्वाइंट होगा, उसे हम कोहेजन वाटर कहेंगे। तो सॉइल का जो मृदा जल है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इन क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा जल इकट्ठा कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर सारा कलेक्ट होता है। तो मृदा जल अभी मैंने आपको पहले बताया कि 50%, 25% में मृदा वायु होगी और 25% में क्या होगा, मृदा जल होगा। जो मृदा जल या मृदा वायु जो होगी वो सॉइल पोर्स में होती है। और पोर्स क्या होते हैं, 2 तरह के होंगे, मैक्रो और माइक्रो। ये जो पहला लेक्चर था आपका सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, उसमें मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि पोर्स कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। माइक्रो पोर्स होंगे और मैक्रो पोर्स होंगे। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो पोर्स होंगे, छोटे होल्स होंगे, और मैक्रोपोर्स क्या है, बड़े होल्स होंगे। तो जो छोटे होल्स होते हैं उनमें वाटर आता है और जो मैक्रोपोर्स होंगे उनमें मोस्टली एयर रहती है। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी में आप सबको पहले से ही पता है कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ क्या होती है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ जाती है। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होगा, जो भी वाटर ग्राउंड की तरफ जाएगा। अब वाटर ग्राउंड की तरफ कैसे जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सॉइल वाटर के लिए हमने अगर सॉइल को पानी दिया या रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेन हो रही है, तो सॉइल के जो पोर्स हैं, मैक्रोपोर्स माइक्रोपोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे वाटर से। तो जो मैक्रोपोर्स का पानी है वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, पूरा नीचे चला जाएगा। तो मैक्रोपोर्स क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे और वो हवा से भर जाएंगे। तो जो वाटर मैक्रोपोर्स से नीचे चला गया, यानी जो मैक्रोपोर्स से खाली हो गया ग्रेविटी की वजह से, जो वाटर ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया, उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल क्यों नहीं होता है, पहले ही आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि राइजोइड वाटर कहते हैं, मतलब राइजोस्फीयर में रूट जोन में जो वाटर होगा वही प्लांट ले पाएगा। अब जब ये ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट के रूट जोन से क्या हो गया, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया है, तो उसके रूट जोन से बाहर हो गया है, इसलिए उसके अपटेक के लायक ये नहीं है। दूसरा आएगा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर ही प्लांट के अपटेक के लिए अवेलेबल होता है। कैपिलरी वाटर मैक्रो, देखिए पहले आया ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स आपके दोनों भरे हुए थे पानी से। मैक्रोपोर्स का जो पानी था वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया, तो जो ऊपर माइक्रोपोर्स हैं उनमें जो पानी बचा उसको क्या कहेंगे हम, कैपिलरी वाटर। यही वाटर जो होता है वो प्लांट के अपटेक के लिए अवेलेबल होता है।
दूसरा है, थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? अभी तो बताया गया था कि 50% में पोर्स होते हैं, 50% में क्या होगा, 45% मिनरल एलिमेंट्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर, बाकी जो 50% बचा उसमें आपका 25% एयर, 25% वाटर। तो ये होंगे मैक्रो और माइक्रो पोर्स, दो ही पोर्स हैं आपके पास, छोटा पोर और बड़े पोर्स, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो पोर्स का जो वाटर था वो ऑलरेडी ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया है, जिसे हमने कह दिया ग्रेविटेशनल वाटर। जो माइक्रो पोर्स में आपके वाटर है बचा हुआ है उसको हमने कह दिया कैपिलरी वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर मोस्टली क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में होता है, और जो पोर्स हैं उनकी आउटर लेयर पे, उनके अंदर नहीं, उनके अंदर तो कैपिलरी और ग्रेविटेशनल वाटर भरता है, उसकी आउटर लेयर पे बहुत ही टाइटली बाइंड होता है, उसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इतना ज़्यादा वो टाइटली बाइंड होता है कि वो भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है तो वो सॉइल के पोर्स के पास ही, लेकिन वो बहुत टाइटली बाइंड है, इसलिए प्लांट्स उसको ले नहीं पाते हैं। तो प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर है। ग्रेविटेशनल वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर तो पोर्स में बचा ही नहीं, वो ग्रेविटी के वजह से नीचे चला गया। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर के साथ क्या हुआ कि वो उसकी आउटर लेयर पे बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाइंड है, तो वो उसको भी प्लांट्स ले नहीं पाएगा। क्रिटिकल लेवल ऑफ वाटर इन सॉइल। क्रिटिकल लेवल क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्रिटिकल लेवल एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, मतलब कि चीज़ों की ज़रूरत अब है, अदरवाइज सिचुएशन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो क्रिटिकल लेवल क्या है वाटर के? मृदा जल के क्रिटिकल लेवल हैं, उनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी, विल्टिंग पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। पहला आता है फील्ड कैपेसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड कैपेसिटी है क्या। सबसे पहले अगर हम फील्ड कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, फील्ड और कैपेसिटी। ठीक है, फील्ड को तो हटा दीजिए, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्षमता को हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी। सपोज करिए आपके पास एक बकेट है जिसमें 5 लीटर पानी आ सकता है, तो बकेट क्या हो गई, फील्ड, और 5 लीटर जो पानी आ सकता है उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटी। मीन्स जो उस बकेट की कैपेसिटी क्या है, 5 लीटर ऑफ वाटर, उससे ज़्यादा उसमें नहीं आ सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम भरेंगे तो वो फैलने लगेगा। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी क्या हो गई कि कोई भी आपके पास फील्ड है, भूमि की क्षमता या मिट्टी की क्षमता। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी में वाटर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव्ड ग्रेविटेशनल वाटर। Soil is holding maximum amount of water available to plants. Optimal aeration, micropores filled with water, macropores with air। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षमता क्या है उसकी। तो क्षमता में क्या आएगा आपका कि जो आपके पहले पानी आया, दोनों पोर्स पानी से भर चुके हैं। मैक्रोपोर्स का पानी ग्रेविटी के वजह से नीचे चला गया। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है वो आपका वाटर उससे चारों तरफ बाउंड हो गया। अब पानी के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है। अगर एक्सेस वाटर आ रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो 2-3 दिन बाद जब वो रेन बंद हो जाएगी और जो एक्सेस वाटर है वो बह जाएगा, तब जितना पानी उसके पास बचा, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर निकल गया और कैपिलरी जो उसके जो माइक्रोपोर्स हैं उनमें कैपिलरी वाटर फील्ड है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसके चारों तरफ बाउंड है। बस उसके बाद उसमें कोई पानी नहीं आ सकता, वो हो गई आपकी फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग का मतलब हो जाता है कि मुरझा जाना। विल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर पौधा क्या होगा, मुरझा जाएगा। और पौधा क्यों मुरझाएगा, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। विल्टिंग पॉइंट 2 तरीके के होते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, पानी है पर प्लांट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। ओके, तो विल्टिंग पॉइंट में, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि पौधा पानी की वजह से मुरझा गया। इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, पानी है नहीं सॉइल में या फिर पौधा उसे अपटेक नहीं कर पा रहा है, पौधा मुरझा गया। अगर पौधा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे है तो अगर हम सॉइल में फिर से पानी देंगे तो पौधा फिर से जीवित हो जाएगा, फिर से वो अपनी एक्टिविटीज़ करने लगेगा।
अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पौधा मुरझा गया, उसके बाद हम उसे कितना भी पानी देंगे वो चलेगा नहीं। विल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर पौधा मुरझा जाएगा। और विल्टिंग पॉइंट होंगे दो तरीके के, परमानेंट और अल्टीमेट। परमानेंट में होगा कि पौधा मुरझा गया है, पानी दे देंगे, पौधा फिर से चलने लगेगा। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, अब पौधे को चलना ही नहीं है, पानी उसको कितना भी दे दिया जाए। और पहले आपको बताया गया कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर ही प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, पर कैपिलरी वाटर में भी कौन सा वाटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक का वाटर जो है वो प्लांट अपटेक कर सकता है। उसके बाद उसका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता, मतलब उस पॉइंट के आने के बाद जो भी पानी अवेलेबल है या तो अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो प्लांट उसे ले नहीं पाएगा। लास्ट है आपका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कैसे आएगा, इसका सीधा सीधा मतलब किससे है, किससे सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर से। पहले ही बताया जा चुका है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में माइक्रोपोर्स के चारों तरफ टाइटली बाउंड होता है। इतना टाइटली बाउंड होगा कि आपका प्लांट तो वो ले ही नहीं सकता। और नॉर्मल एयर ड्राई मतलब जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे भी वो सूखता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड है। तो इसमें है क्या डिफरेंस बिटवीन एयर ड्राई एंड ओवन ड्राई। अब पहले तो ये पता होना चाहिए एयर ड्राई क्या है और ओवन ड्राई क्या है। सबको पता है कि ओवन क्या होता है। एयर ड्राई, मिट्टी को हमने रखा धूप में, जितनी भी सनलाइट है उससे जो मिट्टी ड्राई हुई, उसके बाद हमने उसे अवन में रख दिया। अवन में हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि हम उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हाई, लो, वेरी हाई, एनीथिंग। तो अवन ड्राई करेंगे तब इतना ज़्यादा हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, जो माइक्रो पोर्स के चारों तरफ जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बाउंड है, वाष्प के रूप में है, इतना टेम्परेचर पर बढ़ जाएगा कि वो भी वहाँ से छूट जाएगा और निकल जाएगा। एयर सॉइल क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होगा, डिफरेंस होगा एयर ड्राई, डिफरेंस ड्राई अमाउंट के जो डिफरेंस के बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। थैंक यू।